हेलो एवरीवन, के एडुटेक में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग डेली न्यूज 16 नवंबर 2024 को देखेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। प्राकृतिक खेती की क्षमता का आकलन, जो प्रीलिम्स के लिए प्रश्न बनेगा। परंपरागत कृषि विकास योजना, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन। मेंस के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है? तो प्राकृतिक खेती, इसका महत्व, चुनौतियाँ, संबंधित पहल तथा आगे की राह को हम लोग देखेंगे। यह कहाँ से लिया गया है? तो डाउन टू अर्थ। चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से किए गए विश्लेषण से जानकारी प्राप्त हुई है कि प्राकृतिक खेती के लिए एपी मॉडल में औद्योगिक कृषि की तुलना में किसानों के लिए रोजगार के अवसरों को दोगुना करने की क्षमता है। इससे क्या होगा? रोजगार में बढ़ोतरी होगा, जिससे वर्ष 2050 तक समग्र बेरोजगारी कम होगी तथा किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। यह विश्लेषण आंध्र प्रदेश सरकार, फ्रांसीसी कृषि संगठन एवं FAO द्वारा सामूहिक भविष्य निर्माण अभ्यास एग्रोइको 2030 का एक हिस्सा था। एग्रोइको 2050 पहल का उद्देश्य वर्ष 2050 तक आंध्र प्रदेश में कृषि, खाद्य, भूमि उपयोग, प्रकृति, नौकरियों और आय के लिए दो संभावित भविष्य का आकलन करना है। एक दृष्टिकोण पारंपरिक औद्योगिक खेती को तीव्र करने पर केंद्रित था, जबकि दूसरे ने प्राकृतिक खेती में वृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका लक्ष्य इन दोनों मार्गों के निहितार्थों की तुलना करना तथा उनकी सुसंगतता का आकलन करना था। अब हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक खेती क्या है। प्राकृतिक खेती, परिचय एवं उद्देश्य। परिचय देते हैं, उसके बाद में उद्देश्य बताएंगे। प्राकृतिक खेती एक रसायन मुक्त दृष्टिकोण है जो गाय के गोबर और मूत्र सहित स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है तथा पारंपरिक एवं स्वदेशी प्रथाओं पर बल देती है। यह कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को समाप्त करता है तथा मल्चिंग सहित खेत पर बायोमास पुनर्चक्रण को बढ़ावा देती है तथा जैव विविधता, वनस्पति मिश्रणों एवं सभी कृत्रिम रसायनों के बहिष्कार के माध्यम से कीट प्रबंधन करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक खेती को पुनर्योजी कृषि का एक रूप माना जाता है, जो ग्रह को बचाने के लिए एक प्रमुख रणनीति है। इसमें भूमि प्रथाओं का प्रबंधन करने तथा वायुमंडल से कार्बन को मृदा एवं पौधों में संग्रहित करने की क्षमता है, जहां यह हानिकारक होने के स्थान उपयोगी है। वर्तमान में इसको किस नज़रिए से देखा जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और केरल सहित कई राज्य पहले ही प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं और सफल मॉडल विकसित कर चुके हैं। अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में होने के बावजूद प्राकृतिक खेती प्रणाली कृषक समुदाय से धीरे धीरे स्वीकार्यता प्राप्त कर रही है।
शून्य बजट प्राकृतिक खेती क्या है? तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आंध्र प्रदेश में जीरो बजट प्राकृतिक खेती सबसे पहले आंध्र प्रदेश में आया है। रसायन आधारित पूंजी प्रधान कृषि के विकल्प के रूप में आंध्र प्रदेश द्वारा वर्ष 2016 में प्रस्तुत शून्य बजट प्राकृतिक खेती को रायथू, ये आंध्र प्रदेश सरकार का चलाया गया एक योजना है। रायथू तधिकारा संस्था जो राज्य के कृषि विभाग द्वारा बनाई गई एक गैर लाभकारी संस्था है, के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। इस योजना को अब आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कहा जाता है, जिसका लक्ष्य 6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में 6 मिलियन किसानों को शामिल करना है। वर्ष 2019 के केंद्रीय बजट में इसके लिए क्या क्या आया, तो चलिए देखते हैं। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का प्रयास में वर्ष 2019 के बजट में भी शून्य बजट प्राकृतिक खेती को प्रमुखता दी गई थी। इसे केंद्र प्रायोजित योजना परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के रूप में बढ़ावा दिया जाता है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक और स्वदेशी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना है। प्राकृतिक खेती क्यों अपनाई जानी चाहिए, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। रोजगार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो FAO के अनुसार 2050 तक प्राकृतिक खेती में औद्योगिक कृषि की तुलना में दोगुने किसानों को रोजगार, जो प्राकृतिक खेती में 10 मिलियन किसान जबकि औद्योगिक खेती में 5 मिलियन किसान संलग्न होंगे, उनको क्या रोजगार मिलेगा। इस बदलाव से बेरोजगारी में कमी आएगी। जैसे प्राकृतिक खेती परिदृश्य में बेरोजगारी घटकर 7% रह जाएगी। किसानों की आय के बारे में, तो कम उत्पादन लागत होगा, जैसे बीज, रसायन, सिंचाई, ऋण और मशीनरी में ये सब पैसा जो खर्च होता है इनका बचत होगा, और गुणवत्ता वाली उपज के लिए बेहतर बाजार मूल्य के कारण प्राकृतिक खेती किसानों के लिए अधिक लाभदायक होने की आशा है। प्राकृतिक खेती से किसानों और गैर किसानों के बीच आय का अंतर काफी कम रहेगा। यह वर्ष 2050 तक औद्योगिक कृषि में अपेक्षित 47% आय अंतराल से लगभग आधा है, जो वर्ष 2019 के 62% से वर्ष 2050 तक 22% होने का संभावना है। भूमि उपयोग और जैव विविधता, तो प्राकृतिक खेती के अंतर्गत वर्ष 2050 में कुल खेती योग्य क्षेत्र 8.3 मिलियन हेक्टेयर होगा, जबकि औद्योगिक कृषि के अंतर्गत यह 5.5 मिलियन हेक्टेयर होगा। प्राकृतिक खेती में क्या होता है, मृदा का क्षरण, मरुस्थलीकरण को रोकने के साथ पुनः योजी और कृषि पारिस्थितिकी प्रथाओं के माध्यम से जैव विविधता में सुधार लाने में भी सहायक होगी। पोषण संबंधी लाभ, इससे पोषण पे भी हम लोग को लाभ होगा। तो प्रति हेक्टेयर कुछ कम पैदावार के बावजूद भी प्राकृतिक खेती से औद्योगिक खेती की तुलना में प्रति व्यक्ति अधिक पौष्टिक भोजन मिलेगा। जैसे औद्योगिक से कितना मिलता है, तो 4054 किलो कैलोरी, जबकि इसको प्राकृतिक द्वारा करेंगे तो कितना मिलेगा, 5008 किलो कैलोरी प्रतिदिन। प्राकृतिक खेती से प्राप्त भोजन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स
और फाइबर से समृद्ध होगा तथा इसमें कोई रसायन जैसे उर्वरक, कीटनाशक या एंटीबायोटिक्स नहीं होंगे। अब इसमें चुनौतियां क्या क्या आएगा तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। प्राकृतिक खेती से संबंधित जो भी चुनौतियां आएगा तो सबसे पहले क्या है आएगा तो अपर्याप्त किसान प्रशिक्षण और सहायता। किसानों को प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने और बनाए रखने के लिए अधिक व्यापक प्रशिक्षण और निरंतर सहायता की आवश्यकता है। उनको क्या है सबसे पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा और प्लस उनको सहायता का भी जरूरत रहेगा। वर्तमान प्रशिक्षण प्रणालियां सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने में अपर्याप्त है और इसका जटिल प्रमाणन प्रक्रिया है। तो जैविक खेती के लिए प्रमाणन प्रक्रिया विशेष रूप से भागीदारी गारंटी योजना को जटिल होने के साथ किसान अनुकूल नहीं माना जाता है। इसके अतिरिक्त तीसरे पक्ष से प्राप्त प्रमाण पत्र महंगे हैं जो छोटे किसानों के लिए एक बाधा है। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत तीसरे पक्ष प्रमाणन की प्रक्रिया के माध्यम से जैविक खेती प्रमाणन प्रदान किया जाता है। खराब विपणन संपर्क जैसे जैविक उत्पादों के लिए प्रभावी विपणन प्रणालियों का अभाव है जिसके कारण लाभकारी कीमतों को लेकर चिंता बनी रहती है। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना जैसे उचित प्रावधानों के बिना किसानों को अपने उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अपर्याप्त वित्त पोषण और नीतिगत समर्थन। रासायनिक उर्वरकों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी की तुलना में जैविक और प्राकृतिक कृषि कार्यक्रमों को बहुत कम बजट प्राप्त होता है जो महत्वपूर्ण बाधा है। वैज्ञानिक समुदाय से समग्र समझ और समर्थन का भी अभाव है जिससे जैविक खेती में परिवर्तन एवं निवेश की संभावना सीमित होती है। राज्य स्तरीय कार्यान्वयन में धीमी प्रगति। यद्यपि कुछ राज्यों की जैविक खेती से संबंधित नीतियां हैं लेकिन उनका कार्यान्वयन धीमा बना हुआ है। संबंधित नीतियों के बावजूद कर्नाटक, केरल और अन्य राज्य अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। रासायनिक आदानों पर निर्भरता। कृषि प्रणाली काफी हद तक उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे रासायनिक आदानों पर बहुत अधिक निर्भर हैं तथा जैविक विकल्पों को अभी भी व्यापक रूप से बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है या अपनाया नहीं जा रहा है। प्राकृतिक और जैविक खेती में कम पैदावार तथा कीटों एवं खरपतवारों के प्रति उच्च संवेदनशीलता छोटे व सीमांत किसानों को इन पद्धतियों को अपनाने से रोकती है। इन किसानों के लिए जो भारत के कृषि समुदाय का 80% से अधिक हिस्सा है, कम उत्पादन उनकी आजीविका के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है जिससे ऐसी कृषि पद्धतियों को अपनाने में देरी हो रही है। भारत में जो प्राकृतिक खेती से संबंधित पहल किया जा रहा है वो क्या क्या है तो आइए इसे देखते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, प्राकृतिक खेती हेतु राष्ट्रीय मिशन। अब इसमें आगे की राह क्या होगा तो इसको भी देखते हैं।
उत्पादन पर वैज्ञानिक अध्ययन। प्राकृतिक खेती के साथ एक बड़ी चुनौती यह है कि इसके परिणाम स्वरूप गेहूं और चावल जैसी प्रमुख फसलों की पैदावार कम हो सकती है, जिससे भारत की बड़ी आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए प्राकृतिक खेती से होने वाली फसल पैदावार पर गहन और कठोर वैज्ञानिक अनुसंधान करना आवश्यक है, विशेष रूप से इन प्रमुख फसलों के लिए, इससे पहले कि इसे व्यापक रूप से अपनाया जाए। स्थानीय स्तर पर अपनाना। यद्यपि प्राकृतिक खेती स्थानीय स्तर पर लाभकारी हो सकती है, फिर भी यह सुझाव दिया जाता है कि इनका प्रयोग मुख्य खाद्य पदार्थों के बजाय पूरक खाद्य पदार्थों तक ही सीमित रखा जाए। इससे स्थिरता और खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित कर गैर प्रधान फसलों के लिए प्राकृतिक खेती का उपयोग किया जा सकेगा। खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिम न्यूनीकरण। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए संभावित जोखिमों से बचने के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने का वैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से सावधानी पूर्वक मूल्यांकन, विशेष रूप से प्रमुख फसलों की उत्पादकता और उपज के संबंध में किया जाना चाहिए। बड़े पैमाने पर रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती में बदलाव से पहले व्यापक अध्ययन करना आवश्यक है। जैसे श्रीलंका में जैविक खेती में बदलाव के बाद जिससे रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल था, पैदावार में कमी आई, खास करके चावल में, जिससे खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ गई। इसके परिणाम स्वरूप कीमतों में भी वृद्धि हुई और व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जिससे जल्दीबाजी में नीतिगत परिवर्तन के जोखिम सामने आए। प्रीलिम्स में जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्ष में प्रश्न पूछे गए हैं, तो आइए इस पर एक विशेष नज़र डालते हैं। प्रश्न, स्थानीय कृषि यानी कि पर्माकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस प्रकार भिन्न है? यह प्रश्न 2021 में पूछे गए हैं। पहला क्या कह रहा है? स्थानीय कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करती है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। दूसरा कह रहा है, पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना अस्थायी कृषि में नहीं देखी जाती है। तीसरा क्या कह रहा है? तो पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में अस्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। चौथा क्या कर रहा है? तो मल्च बनाने की प्रथा यानी कि मल्चिंग अस्थायी कृषि में काफी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 4, ऑप्शन डी है केवल 2 और 3। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी, केवल 1, 2 और 4। मेंस में प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न क्या है? तो भारत में एक साधारणीय कृषि मॉडल के रूप में प्राकृतिक खेती की क्षमता का मूल्यांकन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, फसल विविधता के सक्षम मौजूदा चुनौतियां क्या है? उभरती प्रौद्योगिकियां फसल विविधता के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान करती है?
अगला प्रश्न क्या पूछा है, तो जल इंजीनियरिंग और कृषि विज्ञान के क्षेत्र में क्रमशः सर एम विश्वरैया और डॉक्टर एम ए स्वामीनाथन के योगदानों से भारत को किस प्रकार लाभ पहुंचा है। अब आज के दूसरे सुर्खियों को हम लोग देखते हैं जो चर्चा में है। खाप पंचायतों में सुधार। प्रीलिम्स के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है, तो वैकल्पिक विवाद समाधान, जाति आधारित परिषदें, संघर्ष समाधान, लैंगिक असमानता, संवैधानिक अधिकार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, मध्यस्थता और सुलह विधेयक 2021, एडीआर प्रणाली, मध्यस्थता, मानवाधिकार, बेरोजगारी, शिक्षा, ग्रामीण विकास। मेंस के लिए क्या है महत्वपूर्ण, तो विवाद समाधान में वैकल्पिक विवाद समाधान का महत्व, यह ईपीडब्ल्यू से लिया गया है। चर्चा में क्यों है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। खाप पंचायतें प्रायः कई कारणों से समाचारों में होती हैं, जिसमें कुछ नेता बेरोजगारी, शिक्षा और ग्रामीण विकास सहित प्रमुख सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के समाधान के लिए प्रगतिशील सुधारों की वकालत करते हैं। खाप पंचायतों को आधुनिक बनाने और विनियमित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं तथा बेहतर प्रशासन और जवाबदेही के लिए उन्हें औपचारिक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणालियों में एकीकृत किया जा रहा है। खाप पंचायत क्या है, तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। खाप पंचायतें मुख्य रूप से उत्तर भारत विशेषकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पारंपरिक समुदाय आधारित परिषदें हैं जो अनौपचारिक न्यायिक निकायों के रूप में कार्य करती है। एक गोत्र या फिर बिरादरी के सभी गोत्र मिलकर खाप पंचायत बनाते हैं। यह 5 गांवों का भी हो सकती है और 20 से 25 गांव की भी हो सकती है। जिस क्षेत्र में जो कोई गोत्र अधिक प्रभावशाली होता है उस खाप पंचायत में सबसे अधिक दबदबा होता है। ऐतिहासिक इस भूमिका, खाप पंचायत का जो ऐतिहासिक क्या क्या भूमिका है, आइए इस बारे में भी हम लोग जानते हैं। इस प्रणाली ने ग्रामीण समाजों में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे जाति पदानुक्रम के भीतर संघर्ष समाधान के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया और प्रथागत मानदंडों को प्राथमिकता देते हुए औपचारिक कानून प्रणालियों के समानांतर काम किया। इससे संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं, तो आइए जानते हैं। सत्तात्मक प्रथाएं, वे अक्सर लैंगिक असमानता से जुड़ी होती है, कठोर सामाजिक मानदंडों को लागू करती है जो महिलाओं की स्वायत्तता को प्रतिबंधित करती है। ऑनर किलिंग, अंतरजातीय और समान गोत्र विवाह का विरोध करने के लिए कुख्यात कभी कभी ऑनर किलिंग जैसे चरम मामलों को मंजूरी देना। वैधता संबंधी चिंताएं, उनके निर्णय अक्सर संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के सिद्धांतों के साथ टकराव पैदा करते हैं। जाति और सामाजिक असमानताएं, जातिगत
पदानुक्रम को बनाए रखने पर उनका ध्यान भेदभाव और बहिष्कार को मजबूत करता है। लैंगिक गतिशीलता और खाप पंचायतों की उभरती भूमिकाएं। महिला खिलाड़ियों के लिए समर्थन। खापों ने सफल महिला खिलाड़ियों को सम्मानित किया है, जिससे महिलाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिला है। लैंगिक न्याय। यौन उत्पीड़न के खिलाफ 2023 के पहलवानों के विरोध का समर्थन किया, जो लैंगिक संबंधी सक्रियता की और एक बदलाव को चिन्हित करता है। उदाहरण के लिए हरियाणा की सबसे प्रभावशाली खापों में से एक महम चौबीसी न्याय सामाजिक परिवर्तनों को बढ़ावा देने और महिलाओं के मुद्दों को सुलझाने में बढ़ती भूमिका निभा रही है। खाप पंचायत से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या है? तो शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ मामला 2018 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसमें ऑनर किलिंग और अंतर्जातीय विवाह के मुद्दों के संबंध में निर्णय दिया था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ऑनर किलिंग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है तथा ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इसने राज्य सरकारों को ऑनर किलिंग को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने का निर्देश दिया, जिसमें विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना और अपने परिवारों से खतरे का सामना कर जोड़ों यानी कि युगलों को सुरक्षा प्रदान करना शामिल है। अब इसका वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र क्या है, तो परिचय इसके बारे में देते हैं। एडीआर विवाद समाधान की एक गैर प्रतिकूल विधि है जो पारंपरिक रूप से लाभकारी परिणामों तक पहुंचने के लिए सरकारी सहकारी प्रयासों को हतोत्साहित करती है। इससे न्यायालयीय भार को कम करने में सहायता प्राप्त होती है तथा संबंधित पक्षों को एक संतोषजनक अनुभव प्राप्त होता है। ईडीआर रचनात्मक सौदेबाजी अंतर्निहित हितों की पूर्ति और समाधान का विस्तार करने में सक्षम बनाता है। ईडीआर की आवश्यकता क्या है, क्यों है, तो आइए जानते हैं। भारत की न्यायिक प्रणाली लंबित मामलों की बढ़ती संख्या और देरी के कारण अत्यधिक तनाव का सामना कर रही है, जिससे एडीआर पद्धतियों की आवश्यकता को बल मिलता है। एडीआर गोपनीयता सुनिश्चित करता है, लागत प्रभावी है और साथ ही अनुकूलता प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप रचनात्मक समाधान और बेहतर संबंध निर्मित होते हैं। ईडीआर तंत्र के प्रकार क्या क्या हैं, तो सबसे पहले मध्यस्थता। विवादों का समाधान मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाता है, जिसका निर्णय बाध्यकारी होता है तथा इसमें सीमित न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश होती है। दूसरा है समझौता। एक तीसरा पक्ष विवादित पक्षों को पारस्परिक रूप से संतोषजनक समझौते तक पहुंचने में मदद करता है, जिसमें सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प होता है। तीसरा है सुलह। मध्यस्थ पक्षों के बीच संवाद स्थापित करने तथा विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने में मदद करता है तथा नियंत्रण पक्षों के पास छोड़ देता है। चौथा है वार्ता। एक गैर बाध्यकारी पद्धति जिसमें पक्षकार तीसरे पक्ष की भागीदारी के बिना विवादों को सुलझाने के लिए सीधे बातचीत करते हैं। अब भारत में एडीआर की स्थिति क्या है, तो आइए जानते हैं।
वैधानिक समर्थन। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम अदालत के बाहर समझौते को बढ़ावा देते हैं। दलील सौदेबाजी। पूर्व परीक्षण वार्ता के लिए दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 2005 में प्रस्तुत किया गया है। अब इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से जानते हैं। लोक अदालतें। अनौपचारिक जन अदालतों जो कानूनी पेचीदगियों के बिना विवादों का समाधान करती है। हालिया घटनाक्रम। मध्यस्थता और सुलह विधेयक दुरुपयोग को संबोधित करता है और मध्यस्थता और सुलह विधेयक 2021 परिवर्तनों की सिफारिश करता है। एडीआर 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले क्या है? कॉन्क्लूजन, नेगोशिएशन, मेडिटेशन, कोलैबोरेटिव लॉ एंड आर्बिट्रेशन। आप पंचायतों को औपचारिक एडीआर का हिस्सा बनने के लिए क्या किया जा सकता है? इसका वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देना, जैसे संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप ढांचों के भीतर मध्यस्थ भूमिकाओं को वैध बनाकर खाप पंचायतों को औपचारिक एडीआर प्रणाली में एकीकृत किया जा सकता है। आप नेताओं को मध्यस्थता और पंच निर्णय तकनीकों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है ताकि विवादों के निष्पक्ष समाधान हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि की जा सके। अगला क्या है? तो विधिक विनियमन। विधिक विनियमन आप पंचायत की गतिविधियों के दायरे और सीमाओं को परिभाषित करने के लिए कानून तैयार कर या सुनिश्चित किया जा सकता है कि इनके निर्णय भारतीय कानूनों और मानवाधिकारों के अनुरूप हो। उनके कार्यों की निगरानी के लिए निरीक्षण तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए तथा ऑनर किलिंग या जबरन विवाह रद्द करने जैसी असंवैधानिक प्रथाओं पर रोक लगाई जानी चाहिए। विकास पर ध्यान केंद्रित करना। कुछ खाप नेता प्रगतिशील रुख का समर्थन करते हैं तथा बेरोजगारी, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसी सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों का समाधान करना चाहते हैं। आप पंचायतों को आधुनिक बनाने या विनियमित करने के प्रयास जारी हैं, जिसमें उन्हें औपचारिक विवाद समाधान प्रणालियों में एकीकृत करना भी शामिल है। जागरूकता और जवाबदेही। संवैधानिक अधिकारों और कानून प्रणाली के महत्व पर समुदायों को शिक्षित करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। आप पंचायतों को उन कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए जो न्याय अथवा समानता की भावना को कमजोर करते हैं। औपचारिक संस्थाओं के साथ सहयोग। समावेशी निर्णय लेने वाले ढांचे का निर्माण करने के लिए खाप पंचायतों और स्थानीय शासन निकायों के बीच साझेदारी को सरल बनाया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्णय कानूनी रूप से सही है, इन पंचायतों में न्यायपालिकाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है। इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो परंपरागत होने के बावजूद खाप पंचायतों को वैकल्पिक विवाद समाधान के प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करने के लिए विकसित किया जाना चाहिए। अपनी प्रथाओं को संवैधानिक मूल्यों के साथ जोड़कर
सामुदायिक विकास को बढ़ावा देकर तथा सुधारों को अपनाकर वे ग्रामीण शासन से सकारात्मक योगदान देते हुए सांस्कृतिक महत्व को कायम रख सकते हैं। आपको एडीआर निकायों में परिवर्तन करने के लिए कानूनी विनियमन, सामुदायिक जागरूकता की आवश्यकता है तथा समाज में न्याय, समानता एवं सद्भाव सुनिश्चित करने हेतु इनकी निगरानी भी आवश्यक होगी। अब इस टॉपिक पर मेंस में क्या प्रश्न बनते हैं? प्रश्न है, वैकल्पिक विवाद समाधान के क्या लाभ हैं? आप पंचायतों को एडीआर प्रणाली में शामिल करने से भारत की न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम करने में कैसे मदद मिलेगी? दूसरा प्रश्न क्या है? आप पंचायतें संविधानेतर प्राधिकरणों के तौर पर कार्य करने अक्सर मानवाधिकार उल्लंघनों की कोटि में आने वाले निर्णयों को देने के कारण खबरों में बनी रही है। इस संबंध में स्थिति को ठीक करने के लिए विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा की गई कार्रवाइयां पर समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। यह प्रश्न 2015 में पूछे गए हैं। अब यूपीएससी के विगत वर्ष के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और ना ही दो। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? उत्तर सी, एक और दो दोनों सही होगा। तो इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मिलेंगे अगले सेशन में।